नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये एक प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं। सेकंड प्रैक्टिस सेट है, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनका कहना है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? वॉटसन, वुडवर्थ, टाइटमैन या फिर फ्रायड? इंपॉर्टेंट है और सरल है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही आंसर होगा फ्रायड। फ्रायड द्वारा कहा गया है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, प्रतिपादक कौन है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन है? फ्रायड है। कौन है? फ्रायड। और विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत हैं उसी के अंतर्गत चेतन मन और अचेतन मन आता है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रायड कहाँ के रहने वाले थे। तो ये ऑस्ट्रिया वियना के रहने वाले थे। इन्होंने मन के कितने स्तर बताए? पूछा जाता है कि फ्रायड द्वारा मन के कितने स्तर बताए गए हैं। तो इनके द्वारा 3 स्तर बताए गए। कितने स्तर बताए गए हैं? 3 स्तर। पहला है चेतन मन, कितने प्रतिशत बताया गया है? 10%, यानी कि 1/10वां भाग कौन सा होता है? चेतन मन का होता है। दूसरा होता है अर्धचेतन मन। तीसरा होता है अचेतन मन। जो अचेतन मन होता है वो कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। यूं कहे तो 9/10वां भाग होता है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपने इड ईगो सुपर ईगो के बारे में तो सुना होगा। ऐसा पूछा जाता है प्रश्न में कि फ्रायड ने ऐसा पूछा जाता है प्रश्न में कि मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? किसको? व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है मन के आधार पर? तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। इड ईगो, सुपर ईगो। हिंदी में हम बात करें तो इदम, अहम और पराहम कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है फ्रायड पर कि फ्रायड द्वारा मूल प्रवृत्ति कितनी बताई गई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैकडूगल द्वारा 14 मूल प्रवृत्ति बताई गई है। फ्रायड के द्वारा भी मूल प्रवृत्ति बताई गई। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई गई है? 2। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? 2। जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जाता है एग्जाम में कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये 2 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ये किसके द्वारा बताई गई हैं? तो ये फ्रायड के द्वारा बताई गई है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, इन्होंने मन की जो तुलना है वो किससे की है? फ्रायड ने तो बर्फ से की है। याद रखिएगा, इन्होंने जो मन की तुलना है वो किससे की? फ्रायड ने। तो याद रखिएगा, हमेशा बर्फ से की है। तो इतना सारा फ्रायड के बारे में आपको बता दिया है और आपको इसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? इंपॉर्टेंट है और सरल भी। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या फिर 6 से 12। तो यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, तो वो 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। TAT, जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? साइमन के द्वारा, होल्डमैन के द्वारा, मुर्रे के द्वारा या फिर बेलक के द्वारा? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। शायद आपने यूपी टेट की एग्जाम दी हुई तो आपने देखा होगा ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में पूछा गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मुर्रे के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मुर्रे के द्वारा दिया गया है। बाल केंद्र शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? किस संप्रदाय ने दी है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा? गेस्टाल्टवाद ने दी है, संरचनावाद ने दी है, मनोविश्लेषणवाद ने दी है या फिर व्यवहारवाद ने दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा सही आंसर आप पहले बताइएगा हर प्रश्न का आंसर, उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा। वहां पर फिर आपको आकलन करना है कि आपने सही आंसर दिया है या फिर गलत। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के बारे में पूछा गया है, तो ये किस के द्वारा या फिर किस संप्रदाय के द्वारा दी गई है? तो ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के द्वारा दी गई है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
पांचवा प्रश्न है कथन पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? सरल सा है, छोटा कथन है और आपको इसके बारे में पता भी होगा, ज़्यादा पॉपुलर कथन है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या फिर वाटसन। आपका सही आंसर होगा मैकडूगल। याद रखिएगा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ कथन मैकडूगल के द्वारा दिया गया। यहाँ पर छठवें प्रश्न में विधि पूछी गई है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासी विधि है या फिर सांख्यिकी विधि। यहाँ पर देखिए वृद्धि और विकास के बारे में पूछा गया है कि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? विकासी विधि होगी। कौन सी होगी? विकासी विधि। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या फिर यूंग। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय के बारे में पूछा गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये यूंग के द्वारा दिया गया है। आठवां प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? यहाँ पर देखिए एक वीडियो हमने अपलोड किया है, शेष अवस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, इन तीनों अवस्थाओं पर अलग अलग वीडियो भी बनाई है और एक वीडियो भी बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर कर आते हैं, टोटल 170 प्रश्न आपको तीनों अवस्थाओं से मिलेंगे यदि आपने वो वीडियो देख लिया। और यदि अवस्थाओं से प्रश्न पूछे गए तो आपको एक भी प्रश्न अलग नहीं मिलेंगे, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या फिर स्टैनली हॉल के द्वारा। तो ये कहा गया है स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष की अवस्था है, बड़े तनाव व तूफान की अवस्था है, ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए TAT क्या है, तो याद रखिएगा ये व्यक्तित्व परीक्षण है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि का, अप्रक्षेपी विधि का, अर्ध प्रक्षेपी विधि का या फिर प्रक्षेपी विधि का? TAT व्यक्तित्व परीक्षण ये किस विधि का प्रकार है? तो याद रखिएगा ये प्रक्षेपी विधि का प्रकार है। अगला प्रश्न है और काफ़ी सरल प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्किनर, जेम्स, वुडवर्थ या फिर वाटसन। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा गया तो कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए? मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? उसकी 8 अवस्थाएं बताई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 8 अवस्थाएँ कौन कौन सी है और कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, तीसरा है पहल शक्ति बनाम दोषिता, चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, पांचवी अवस्था है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, छठी है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवीं है उत्पादकता बनाम स्थिरता और आठवीं अवस्था इन्होंने बताई है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो ये 8 अवस्थाएं हैं, 8 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे MP टेट में, सुपर टेट में, UP टेट में या फिर जो अभी CTET हाल ही में हुई उसमें ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, वहाँ बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है, प्रखर बुद्धि का होता है, उत्कृष्ट बुद्धि का होता है या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है। बच्चे की बुद्धि लब्धि यदि 90 से 110 की है तो वो किस प्रकार का बच्चा होगा? तो याद रखिएगा वो किस प्रकार का बच्चा होगा, वो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होगा। सामान्य बुद्धि वाले बच्चे की जो IQ होता है, बुद्धि लब्धि होती है, वो 90 से 110 की होती है। बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि की। देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर और प्रश्नावली विधि दोनों अलग अलग है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि के जनक पूछा गया है, क्यूज के तौर पर एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ। वैसे तो मैं प्रश्नोत्तर विधि के जनक के बारे में बता दूंगा, लेकिन आपको बताना प्रश्नावली विधि के जनक
कौन है। ये आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है कि उसके तौर पर, जिसका आंसर आपको देना है। प्रश्न है प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। प्रश्न 13वां है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक के बारे में पूछे, मोंटेसरी है, कॉल्डवेलकुक है, फ्रोबेल है या फिर सुकरात है। तो जहां पर प्रश्नोत्तर विधि आ जाए आपका सही आंसर क्या होगा, सुकरात। याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन होंगे, सुकरात होंगे। लेकिन प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रीय अवस्था या फिर यौन प्रधान अवस्था। यहाँ पर मैंने आपको फ्रायड के द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई हैं, इन्होंने 5 अवस्था बताई गई हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अव्यक्त अवस्था में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अव्यक्त अवस्था आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर से होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बालक का जो विकास होता है वो किससे किसकी ओर होता है पूछा गया है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, ये किसका कथन है, स्किनर का, वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है या फिर वॉटसन का है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्न ताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है, बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर देखिए, जो बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का जो ध्यान है वो बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में, यानी कि इन तीनों में ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए, गार्डनर ने 7 बुद्धि, कितनी बुद्धि बताई, इन्होंने 7 बताई है, इसका अधिमान निर्धारण किया है, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो जो 7 बुद्धि है उसमें स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि आती, लेकिन ये भावात्मक जो बुद्धि है, ये गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है उसमें भावात्मक बुद्धि नहीं आती है। तो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। वर्तमान में पूछा गया शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो याद रखिएगा, सरल सा है और इम्पोर्टेंट है, शैशवावस्था में होगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। यहाँ पर जो लंबात्मक विधि का अध्ययन है ये किसके द्वारा किया गया था, गैरिसन के, ड्वी के, लॉक के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लंबात्मक विधि का अध्ययन पूछा गया है, तो ये कार्ल सी गैरिसन के द्वारा किया गया था। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यहाँ पर कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, राय बर्न के, ड्वी के, एमविल के या फिर गेरिट के। यहाँ पर दिया गया कथन किसका है, तो याद रखिएगा, यह जो दिया गया कथन है ये राय बर्न के द्वारा दिया गया कथन है। बहिदर्शन विधि, बहिदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है, वॉटसन, वुंट, स्टाउट या फिर स्किनर। ये भी इंपॉर्टेंट है। बहिदर्शन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, तो कौन होंगे, जेबी वाटसन होंगे। याद रखिएगा, जेबी वाटसन ये बहिदर्शन विधि के प्रतिपादक होंगे। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है। मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्ति बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्ति बताई, जिसके बारे में तो आपको सबको पता होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है, इसके बारे में आपको बताना है। आत्मा, मन, मस्तिष्क या फिर चेतना। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो चेतना है उसकी कड़ी आलोचना की है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कर्ता माने जाते हैं, उंट, स्टाउट, मैकडूगल या फिर स्किनर। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 24 का उंट। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो ये उंट माने जाते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने खुद के पुत्र पर जो कि 3 वर्ष का था उस पर अध्ययन किया था? पेस्टालोजी, वॉटसन, स्टैनली हॉल या फिर जेम्स सल्ली? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वह वैज्ञानिक है पेस्टालोजी जिन्होंने अपने खुद के 3 वर्षीय बच्चों पर अध्ययन किया था। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अवस्था में बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? यहाँ पर याद रखिएगा, मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था को कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? केली के, रास के, कुप्पूस्वामी के या फिर स्टाउट के? तो ये कहा गया था रास के। याद रखिएगा, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये रास के द्वारा कहा गया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड या फिर कल्लिगर? तो यहाँ पर बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। याद रखिएगा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? टिचनर, स्टाउट, मैकडूगल या फिर स्किनर? याद रखिएगा, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये टिचनर के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। यहाँ पर का जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालोजी या फिर टैगोर? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जैसा कि आपको बताया था टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 29 प्रश्न अभी समाप्त हो गए हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दीजिएगा। और जैसे ही 30 प्रश्न समाप्त होते हैं और इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है सभी जगह। आपके पास यदि टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न लिए हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो रुचि ध्यान की माँ है, यहाँ कथन किसका है? रुचि ध्यान की माँ है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है। ये किसका है? भाटिया का है, मैकडूगल का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर विगम का है? तो रुचि ध्यान की माँ है, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये मैकडूगल का कथन है। तो यहीं पर आज का 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही एक और प्रैक्टिस सेट, एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।